नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कहते हैं सियासत का कहराज सीखना हो तो उत्तर प्रदेश आइए। वो उत्तर प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, लोकसभा में जिसका दबदबा हमेशा हाई रहता है। इसी उत्तर प्रदेश ने राजनीति के भी बड़े प्रयोग किए हैं। हिंदू मुस्लिम राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यहीं से शुरू होती है और अयोध्या यहीं है। इसी अयोध्या ने बीजेपी को सत्ता का रस चखाया तो मुलायम को मुस्लिमों का सर्वमान्य नेता बनाया। और मुलायम ने जब समाजवादी पार्टी का गठन किया तो उन्होंने बहुत सोच समझकर अपनी कोर टीम का चयन किया। इसमें प्रखर समाजवादी स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र थे, तो कुर्मियों के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा थे। और वहीं शिवपाल यादव जैसे खाटी संगठन पर पकड़ रखने वाले तो मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का दम रखने वाले आजम खान जैसे कद्दावर नेता भी रहे। लेकिन 2017 के बाद से इसी समाजवादी पार्टी में अलगाव, बिखराव और फूट ऐसी पड़ी जिससे वो हाल फिलहाल उभरती नजर नहीं आ पा रही है। पहले शिवपाल के बागी तेवर सपा मुखिया अखिलेश यादव को असहज करे हुए थे, तो अब सपा के एक और नींव के पत्थर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। सियासी गलियारों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आजम खान का खेमा पार्टी से नाराज है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतों के बड़े हिस्से को सपा के पक्ष में जोड़ने वाले आजम खान सपा मुखिया के रुख से इतना खफा है कि वो पार्टी को बाय बाय कह सकते हैं। आजम खान के समर्थकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है और यहां तक कि ये भी कह दिया कि अखिलेश को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। वहीं आजम खान और पार्टी के बाकी मुस्लिम नेताओं पर अखिलेश की चुप्पी पर भी आजम खान के समर्थकों ने कई सवाल उठाए। हालांकि अभी तक तो सिर्फ अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव ने ही मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब पार्टी के दूसरे नेता भी इसमें शामिल हो गए और वो सबसे बड़ा नाम है आजम खान का। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जुड़ रही हैं हमारे साथ, सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसपा प्रवक्ता प्रखर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख मैं कंचन जी आपका ही करूंगी। सपा को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपसे मेरा सवाल ये इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार यही कहती कि बहुत बड़ी पार्टी है और अब अगर हम बात करें परिवारवाद को लेकर लगातार बीजेपी ने कई सारी चीजें खड़ी की है। फिलहाल अब सपा से आजम खान की नाराजगी नजर आ रही है, क्या कुछ कहिएगा? जी पारस कोमल जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी पायलट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार करते हुए। बाकी रही आजम खान की बात, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ पर हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में 3 चीजों को महत्व दिया जाता है जिसकी बदौलत ही नेता जो होता है वो नेता बन पाता है। अगर वो उन चीजों की, उन लोगों का सम्मान नहीं कर पाता तो मेरी नजर में वो नेता नहीं हो सकता है। बाकी बेशक लोग क्या मानते हैं, किसको क्या मानते हैं, मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेता उसी को समझती है जो जननी की, जनता की और जन राष्ट्र की सम्मान रख सके। और आजम खान ने इन तीनों का अपमान किया है, चाहे जननी हो, चाहे जनता हो या फिर जन राष्ट्र हो, तीनों का अपमान किया है। अगर मैं बात करूं तो जननी के हिसाब से आपको याद होगा आजम खान का एक बयान था कि किसी भी प्रकार से जयप्रकाश जी के लिए उन्होंने, मैं उस बयान को दोहरा नहीं सकती, आप समझ रही होंगी मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अवध टिप्पणी की थी, उससे मैं याद नहीं कर सकती, मैं बता भी नहीं सकती खुली डिबेट पे। दूसरी बात उन्होंने बोला कि एक प्रकार से हो गया जननी का अपमान, दूसरी प्रकार से 3 लोगों का सम्मान किया जाता है, तीसरा हमारी जो जनता है उसका भी उन्होंने अपमान किया। उनके ऊपर बकरी जैसे मुकदमे लगे हैं, चोरी के मुकदमे लगे हैं। आप समझ सकती हैं कि जनता को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वो जनता के यहाँ पर ऐसी ऐसी चोरियां करने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते वो कुछ कितने गिरे हुए हैं, वो कितने ज्यादा छोटे आदमी है कि उन्होंने जनता की बकरी नहीं छोड़ी। किस प्रकार के उनके ऊपर मुकदमे लगते हैं यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस टाइप के आदमी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नेता मेरे हिसाब से तो आजम का बिल्कुल नहीं हो सकते जो कि न जननी का ख्याल रखे न जनता का, जिसने राष्ट्र की, जो जन राष्ट्र है, जो हमारी भारत माँ है, जिसके बदौलत हम सब लोग रहते हैं, जो धरा है उसका भी उन्होंने अपमान किया। जिसे हम राष्ट्र भारत कहते हैं, उनको उन्होंने एक बार डाइन बोला था। वो भी बयान आपको याद आ रहा होगा कि वो जो भारत माँ को डाइन बोल सकते हैं, वो जो जननी को गाली दे सकते हैं, वो जो जनता के लिए अनिष्ट कर सकते
वो नेता नहीं हो सकते। और आजम खान भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि वो आने लायक है, और मुझे यह भी नहीं लगता कि हमारे जो भी बड़े नेता हैं, शीर्षस्थ नेता है, नेतृत्व है, उनको स्वीकार कहीं से भी कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। वो किसी से रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? क्योंकि सपा की वो अपनी एक अच्छाई है, मैं कहूँ अच्छाई है, क्योंकि हमारे लिए तो अच्छाई है। जब वो अपने लोगों को ही नहीं संभाल पाएंगे तो फिर देश और राष्ट्र और उत्तर प्रदेश को क्या संभालेंगे? तो बेशक बात है कि उनके ही लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। उनके जो लोगों ने उनका सम्मान किया, उनकी वजह से अपने आप को बर्बाद किया, सब कुछ कहा, वो लोग उनके नहीं हो रहे हैं। वो उनको नहीं, सिर्फ आप केवल मलाई खाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने मेहनत किया उनको आप रखना ही नहीं चाहते। तो बेशक बात है कि वो पार्टी तो दूसरी वाली है, तो तरीके से सपा का कोई अब अस्तित्व आगे रहने वाला नहीं है। बाकी मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं दे सकती। चलिए, आप बने रहिए। प्रसपा प्रवक्ता प्रखर सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। प्रखर जी, कुछ दिन पहले शिवपाल सिंह यादव जी की नाराजगी नजर आ रही थी, आज आजम खान उनके बेटे की नाराजगी सामने आ रही है। उनके मीडिया प्रभारी का ही कहना कि हमारे कपड़ों से अध्यक्ष साहब को बदबू आती है। क्या लग रहा है? प्रखर जी, मेरी आवाज मिल रही है? आजम खान जी मुझे लगता है सपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जिनके पास बहुत अनुभव है। समाजवादी पार्टी को उनके अनुभव से सीखने की जरूरत है। और जी आपकी आवाज मिल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि आजम खान जी सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी को उनको अनुभव से सीखने की जरूरत है, उनसे समझने की जरूरत है। और उनको, जैसे नेता प्रतिपक्ष की बात है, तो समाजवादी पार्टी को उनको नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए था। वो इस पद के लायक हैं, और मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी में कोई और व्यक्ति इस पद के लायक था। तो उनको बना देना चाहिए था, उनके अनुभव का इस्तेमाल करें। समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने अनुभव को यूज नहीं कर रहे हैं। वो उन नेताओं की बात ज्यादा सुन रहे हैं जो जिनका धरातल पर कोई योगदान नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को सोचने की जरूरत है, और खतरे की घंटी है उनके लिए। चलिए, भुवन जी आपके पास आऊंगी। समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं पार्टी से। भुवन जी, हम लगातार सपा में देख रहे हैं कि दरार बढ़ती ही जा रही है। ये दरार पड़ती हुई नजर नहीं आ रही, बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो शिवपाल सिंह यादव को लेकर बात हो जाए, या फिर अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को लेकर बात कह दी जाए, क्योंकि उनके मीडिया प्रभारी साफ यहाँ पर एक तंज कसते हुए नजर आए हैं। आजम खान जेल में बैठे हुए हैं, और अखिलेश यादव को लेकर कई सारी उन्होंने कही है। फिलहाल क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जब से उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की जब से सरकार आई है, तो इनकी कोशिश है पूरी भारतीय जनता पार्टी का कि जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जो परीक्षाएं लीक हो रही है, इससे प्रदेश की और देश की चर्चा ना हो पाए, ये इस तरह के लगातार कोई ना कोई चर्चाओं को गर्म करते रहते हैं। इनके नेता चर्चा करते रहते हैं। और ये कंचन जी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे को लग रहा है दिक्कत। इनको बोल कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात रखिए। कंचन जी अपनी बात बाद में रख लेंगी। कंचन जी, बाद में आपकी बात सुनते हैं, पहले सुन लेते हैं। मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। कंचन जी, आपके पास लौटूंगी मैं। सभी के एक टिप्पणी ले लेते हैं। बोलिए भुवन जी। मैं सॉरी टू से कि मैं जब कंचन जी बोलते बहुत ध्यान से सुनता हूँ। जरा इनको एक अच्छा श्रोता भी बनने की आवश्यकता है। वक्ता तो बहुत अच्छी है, लेकिन श्रोता भी बनने की आवश्यकता है। चलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं जैसे ही बोलेंगे मैं क्विट कर जाऊंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बोलिए। मैं आपसे बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, जो लगातार जो परीक्षाएं लीक हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ये सरकार फेल हुई है, और जो हेट पॉलिटिक्स इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रारंभ करी है, उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हुए हैं। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के मुद्दों को लेने के जा रही है। और मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का विजन बता दूं। माननीय अखिलेश यादव जी के जीवन के 3 ही विजन है, और 3 क्षेत्रों में काम करते हैं। केवल 3 विषय उनके जीवन के उद्देश्य के हैं। पहला, उनका उद्देश्य होता है 25 करोड़ जनता की लड़ाई को लड़ना। उत्तर प्रदेश की महान जनता की लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, हमारे नेता करते हैं। दूसरा काम उनका काम होता है समाजवादी आंदोलन को गति देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। और तीसरा, समाजवादी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव करते हैं। इस तरह का नेतृत्व हमारे पास है, भाग्यशाली है, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। और रही बात कहने की कि किसी व्यक्तिगत कोई व्यक्ति कोई टिप्पणी करे, जबकि पूरे प्रदेश में और देश ने देखा है कि भाई अखिलेश यादव जी लगातार, आप देखेंगे
कि लगातार उनके जब जेल भी गए उनसे मिलने के लिए, परिवार ने मिले और परिवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आज माननीय यादव जी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे परिवार के साथ खड़ी है। तो ये केवल एक विषय देने की जो कोशिश कर रहे हैं केवल आपने ये पूरी बात तो समझा दी, लेकिन आपने बीजेपी का नाम सबसे आगे लिया। लेकिन आपको पता है किसने कहा है? मीडिया प्रभारी आजम खान के, जिन्होंने खुद कहा है कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे आजम खान जेल में है, किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, उन्होंने कहा है। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं मुझे बोलने देंगे, मैं पूछना सुबह से इस विषय में डिबेट कर रहा हूँ, ये विषय मेरे लिए उचित नहीं है और मैं कानून और राजनीति का विद्यार्थी हूँ, अच्छे से अध्ययन करके आता हूँ अपने विषय को, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ अपने बारे में। और दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं किसी के व्यक्तिगत कंचन जी, मैं लौटूंगी, एक टिप्पणी लेने दीजिए मुझे सभी की। थोड़ा धैर्य भुवन जी, मैं बोल रही ना, आप अपनी बात रखिए सिर्फ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें किसी व्यक्तिगत कोई कार्यकर्ता, हमारी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी भी कार्यकर्ता को, मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी कोई दिक्कत और परेशानी होती है तो हम अपने कैडर में बात को रखते हैं। तो मैं केवल कैडर के बात रखते हैं, लोग अपने नेता, अपनी पार्टी को बात रखने का काम करते हैं। हम लोग एक अनुशासित सिपाही है। मैं कैसे किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी पे कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि केवल हमें इतना पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय आजम खान साहब का परिवार एक बहुत पुराना हमारा समाजवादी परिवार, और वो परिवार जिसका कि ग्रास रूट से हमसे जुड़ा हुआ है, और जब पार्टी स्थापित हुई है, पार्टी के वो प्रमुख सदस्यों में से एक रहे हैं, उस संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। ये केवल मीडिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करें और कोई कार्यकर्ता कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता है। भुवन जी, मेरे ख्याल से आप ये भूल गए कि आग जहां लगती है धुआं वहीं उठता है। चलिए, आपके पास मैं लौटूंगी, हम सुनील जी के पास जाएंगे। सुनील जी, आपने मेरे ख्याल से भुवन जी को सुन लिया होगा, कंचन जी को सुना होगा, प्रसपा प्रवक्ता को भी सुना होगा। मुद्दा यहाँ पर ये कि आजम खान जेल में उनकी इंपॉर्टेंस क्या खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी सामने आई, अब उसके बाद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान की नाराजगी सामने आ रही। मीडिया प्रभारी फसाद अली खुद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का कोई खास ध्यान नहीं है। क्या लग रहा है, क्योंकि आपने भुवन जी को सुना ही होगा, क्या कुछ कह रहे हैं वो, क्या लगता है आपको? नहीं, कोमल जी, समाजवादी पार्टी को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि ऐसे नेता जिनकी भूमिका समाजवादी पार्टी को शीर्ष स्तर पर ले जाने की हो, वो नेता जो फाउंडर मेंबर समाजवादी पार्टी के रहे हों, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत से समाजवादी पार्टी को यहाँ पहुँचाया हो, या तो उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो इन ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनको इस बात का एहसास है कि आज का नेतृत्व उनके साथ नहीं है, या आज का नेतृत्व उनका सहयोग नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर से ये बनती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को समीक्षा करने की आवश्यकता है। तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, चाहे अब तो वर्मा जी नहीं हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो इनको समाजवादी पार्टी को छोड़ने को भी मजबूर बीच में हुए। और आज भी यही स्थिति है कि शिवपाल यादव जी से यदि व्यक्तिगत बात की जाए, ऑफ कैमरा बात की जाए, तो मुझे लगता है कि उनके आंसू ही नहीं निकलते हैं। इतने गले भरे से वो बात करते हैं। मेरी तो 2-3 बार बात हुई है उनसे कि शायद ही उनको इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ होगा कि इस उम्र के पड़ाव में आकर के और मेरा ये हश्र होगा। आजम खान भी उसी स्थिति में है। समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को मानते हैं कि यदि आज मुस्लिम वोट का या बाईएम का जो फैक्टर लागू हुआ, उसमें अहम भूमिका आजम खान की थी, और मुस्लिम चेहरा, बड़े मुस्लिम चेहरा के रूप में समाजवादी पार्टी को उन्होंने सींचा है। यदि वो भी इस बात का एहसास करते हैं तो निश्चित तौर से फिर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी को समीक्षा करने की आवश्यकता है। इतना बड़ा नेता जेल में है, मुझे लगता है कि एक आंदोलन समाजवादी पार्टी की तरफ से होना चाहिए था। अखिलेश यादव जी को या इनके कुछ लोगों को जेल में जाके मिलने की बात होनी चाहिए थी। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि राजनीतिक मुकदमे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ मुकदमे हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक मुकदमे हैं, और उन्होंने शीर्ष पद पर रहते हुए तमाम ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आज वो जेल में है। दूसरी बात, जिस विचारधारा से वो जीवन भर लड़ते रहे, जिस विचारधारा के खिलाफ उन्होंने अपनी विचारधारा का नेतृत्व किया, और बार बार ये कहा जाए कि वो क्या भाजपा में जा सकते हैं या भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं या भाजपा के सारे पर हो रहे हैं, तो मुझे समझना पड़ेगा उन लोगों को भी, शिवपाल यादव जी को भी और आजम खान को भी, और तमाम ऐसे लोग और भी हैं जो धीरे धीरे खुल के नाम मीडिया के सामने आएंगे। क्या वो वहाँ नतमस्तक हो पाएंगे? क्या
जिन्होंने पूरा जीवन समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ जीवन में आप पूरा लगा दिया, क्या उस विचारधारा में जाकर के वो अपने आप को समायोजित कर पाएंगे? क्या वो भाजपा के नेता या कार्यकर्ता उनको स्वीकार कर पाएंगे कि जिनके खिलाफ उन्होंने दशकों तक लड़ाई लड़ी है? आजम खां के क्षेत्र में यदि आप बात कीजिए, इटावा क्षेत्र में शिवपाल जी यादव जी के क्षेत्र में बात कीजिए, वो भाजपा के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता जो इनके खिलाफ सड़कों पर रहे, इनकी नीतियों की वजह से हमेशा उन्होंने इसका विरोध किया, क्या वो लोग, वो कार्यकर्ता स्वीकार कर पाएंगे क्या इन लोगों को जब ये भाजपा में आएंगे? हाँ। ये एक बार भाजपा को भी सोचने की आवश्यकता है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी सोचने की आवश्यकता है कि वो जरूर लाखों कार्यकर्ता आहत होंगे यदि आपने इनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा दिया। बिल्कुल, ये सवाल मैं कंचन जी से लेना चाहूंगी, लेकिन आपसे मेरा सुनील जी अगला सवाल आप ही से रहेगा। प्रखर सिंह जी कह रहे हैं कि क्यों आखिर आजम खान या जिस तरह से अब्दुल्ला की बात हो रही है, अब्दुल्ला आजम खान की बात हो रही है, नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है, क्यों इन लोगों को ऑप्शन में नहीं रखा गया? नहीं, देखो, नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, मैं इस बात का अखिलेश जी का शुक्रिया अदा करूंगा, और ये मैंने सबसे पहले ट्वीट भी किया था और कहा भी था कि यदि अखिलेश यादव जी करहल से इस्तीफा देते हैं तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी, क्योंकि आपको इस प्रदेश की राजनीति करनी है। हाँ। और एक ऐसा नेतृत्व भाजपा का, योगी जैसा, जिसके खिलाफ मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ही लड़ सकते हैं। यदि वो संसदीय प्रणाली का जाकर के नेतृत्व करते तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जो एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ इस बारे चुनाव में आया है करोड़ों की संख्या में, वो निश्चित तौर से वोट आहत होगा। इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर से स्वीकार नहीं करता कि आजम खान जैसे लोग या तो नेता प्रतिपक्ष होते तो मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी का ये सराहनीय कदम है और मुझे लगता है इस कदम से उनके लाखों युवा कार्यकर्ता इस बात को समझेंगे और महसूस भी करेंगे। दूसरा, इस बार विधानसभा में पिछली बार की अपेक्षा एक अलग दृश्य भी दिखाई देंगे और ये अखिलेश जी समझें कि यदि इस नेतृत्व का पुरजोर यदि विरोध करना है, संवैधानिक विरोध करना है, तो अखिलेश जी के अलावा कोई और नेता या नेता प्रतिपक्ष होता तो इतनी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को नहीं दे पाता। चलिए कंचन जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से लगातार ये फूट पड़ती नजर आ रही है, जिस अभी सुनील जी ने कहा कि यदि बीजेपी में ये कद्दावर नेता जाते हैं तो क्या एक्सेप्टेंस नजर आएगी? नहीं कौल जी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से हमारी पार्टी ऐसे लोगों को अपने साथ रखेगी जो लोग ना तो जनता के हैं ना ही किसी भी प्रकार से उनके लिए सोचते हैं, जो केवल और केवल अत्याचार और किस प्रकार के लोगों को लेते रहे, अत्याचार करते रहे, जिन्होंने, मैं तो कहूँ, मुझे एक बात याद आती है, जिन्होंने अपने काम की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से वो जमीन भी नहीं छोड़ी जिसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ या फिर उनके भी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उसको तो छुआ ही नहीं जा सकता। यहाँ तक कि उन्होंने वो जमीन को भी कब्जा कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में आ सकते। चलिए, लौटूंगी मैं आपके पास। भुवन जी, आपके पास आऊंगी। पार्टी को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवराज, जैसे हम शिवपाल सिंह जी को बात करें, किस तरह से उनकी नाराजगी को लेकर मुद्दा इतना बढ़ा चढ़ा। अब अगर हम बात कर रहे हैं आजम खान जी को लेकर, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि ये नाराजगी ऐसा ना हो वही रूप ले ले जो शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी ने लिया। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं आपके जो बुद्धिमान विश्लेषक साहब है इनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ी अपनी जो समीक्षा करी है, बहुत अध्ययन से और एक एक पॉइंट को देख के बहुत अच्छी समीक्षा करी है। मैं इनको धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में केवल समाजवादी पार्टी एक विषय के लिए काम कर रही है कि हमें जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दी है, हम उस भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करें। यहाँ के किसान, मजदूर, युवा, मातृशक्ति, गरीब, बेरोजगार, अगड़े पिछड़े, इनकी जो लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करें। और इस तरह की हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम अगर कोई कर सकता है और कर रहा है इस उत्तर प्रदेश में, तो माननीय अखिलेश यादव की नेतृत्व में हो रहा है। क्योंकि आज यूपी की पॉलिटिक्स का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के साथ कह सकते हैं कि 2 पोल पॉलिटिक्स हो गई है। एक पोल में अगर बीजेपी है तो दूसरा पोल समाजवादी पार्टी है। तो हमारे जो समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक है माननीय अखिलेश यादव, ये केवल उत्तर प्रदेश की आशा का केंद्र है और पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके जीवन के 3 ही उद्देश्य होते हैं जो लड़ाई लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव करते हैं। पहला उनका उद्देश्य 25 करोड़ जनता उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम होता है।
दूसरा समाजवादी आंदोलन को गति देने का काम होता है, और तीसरा करोड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। चलिए, कंचन जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डैमेज है भैया आजम खा पर। आजम खा के लोग कहते हैं कि भैया उनको आपत्ति है, लेकिन मोहन जोशी जी क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भैया आपको डिबेट करने आए हैं, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे। जनता भी समझती है कि आप क्या करने आए और क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी पार्टी के लिए भी बोल लीजिए। जब आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो आप बार बार बोल रहे हैं, हम ये करेंगे, अखिलेश जी वो करेंगे, जनता के लिए, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे, पूरे उत्तर प्रदेश को क्या संभालेंगे? यही बात उदाहरण के लिए जनता ने आपको दिए, तो पहले समझिए, अपने लोगों को संभालिए, पार्टी को संभालिए, पार्टी के लोगों को तो व्यवस्थित करके रखिए। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के बारे में बाद में सोचिएगा, अभी मत सोचिए। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, ये सब सोचने के लिए हम लोग हैं, पहले अपनी पार्टी को संभालिए। अरे कंचन जी, कोई शुभगाहट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं बीजेपी ने पीछे पर्दे से आजम खान या शिवपाल जी से बात चल रही है, और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा वो ज्वाइन करेंगे और आप जैसे लोग उनका स्वागत करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस प्रकार से आएंगे और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अगर हमारे यहाँ पर वो आ भी गए ना, तो बड़े नेता जो है वो उनको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो जनता की पार्टी है, वो लोगों की पार्टी है, उत्तर प्रदेश के हित के लिए पार्टी है, ना कि ऐसे लोगों के लिए जो लोगों का अनहित करते हो। मुझे नहीं लगता। चलो, आपके इस बयान से भुवन जोशी जी को राहत पहुंची होगी। क्या भाजपा में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, तो अब ये निकल के जाएंगे कहां? सपा में, वो बसपा में और कांग्रेस में तो जा नहीं सकते हैं, भाजपा में ही जाएंगे। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा नहीं लेगी तो अब जो करना है वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बड़ा प्यार से करेगा। जी जोशी साहब। देखिए, मैं कह रहा था समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पॉलिटिक्स के खिलाफ सामान्य अखिलेश यादव जी कह देते हैं, अगर हमने हार को भी कहा हम विपक्ष में काम कर रहे हैं, ये पता चल अगर सुनना चाहते हैं तो सब लोग समाजवादी पार्टी से और काम करेंगे, क्योंकि समाजवादी आंदोलन का मतलब कि आगे जो अंधेरा उसको उजाले का माननीय अखिलेश यादव पार्टी। अगर हम प्रसपा की तरफ से बात करें, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी एक वक्त पर सामने आई और वो नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। देखा जाए तो प्रसपा की तरफ से किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में और भी चुनौतियां रहेंगी। फिलहाल आज आजम खान का नाम है, पहले शिवपाल सिंह यादव जी का नाम था। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, इसकी तो समीक्षा समाजवादी पार्टी को करनी पड़ेगी। अगर कोई भी व्यक्ति उनसे गुस्सा है तो उनके प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या उनसे बात करी? इस तरीके से तो सभी नेता उनसे दूर होते जाएंगे। हाँ, रही बात हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी संगठनात्मक तौर पर अपना कार्य कर रही है, और आने वाले वक्त में आप ही के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि क्या होगा। क्या लग रहा है, अगर मैं आज के वक्त में जानना चाहूँ शिवपाल सिंह यादव की तरफ से क्या कुछ सोचा जा रहा है? ये तो प्रसपा की तरफ से भी जा सकता है। देखिए, चुनाव खत्म हुआ है, हम अपनी पार्टी की समीक्षा कर रहे हैं, हम अपने आप को संगठनात्मक तौर पर बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में क्या डिसीजन होगा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया के माध्यम से आपको बता देंगे। सुनील जी, एक वक्त वो था जब प्रसपा की तरफ से साफ कहा जाता था कि हम सपा के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आज जवाब में दम नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देखो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, मैं इतना मानूंगा, दोनों लोगों को मैं जानता हूं, आजम खान को भी जानता हूं, शिवपाल जी को भी जानता हूं। दोनों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, और मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मैं कह सकता हूं दाएं और बाएं हाथ के रूप में दोनों लोग थे। और अखिलेश जी की जब सरकार रही तब भी मैं कह सकता हूं कि कुछ बड़े फैसले जब होते थे या कुछ सिफारिश की आवश्यकता होती थी तो एक दूसरे का बड़ा सम्मान शिवपाल जी और आजम खान करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। या शिवपाल जी आहत हैं
और उसके बाद यदि आजम खां इस बात से आहत हैं और बोलते हैं, कुछ बातें निकल के आती हैं मीडिया के माध्यम से, तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को एक सोचने के लिए ये सवाल खड़ा होता है कि वो एक बार अपनी समीक्षा करे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवपाल जी के माध्यम से कहीं आजम खां दोनों लोग समाजवादी पार्टी को जो डैमेज कर सकते हैं वो कोई एक प्लान हो। क्योंकि अभी बीच में मैं नाम नहीं खोलूंगा, शिवपाल सिंह यादव जी की तरफ से आजम खां से एक बड़ी मुलाकात हुई और बड़ी मुलाकात क्या बड़ी चर्चा भी हुई उसमें कि आगे कैसी रणनीति होगी। और इस बात को लेकर के शिवपाल जी बार बार बोलते भी रहे कि कोई बड़ा फैसला आएगा, एक बड़ा समाचार हम आपको देंगे। और दूसरा 2024 की जो लड़ाई की बात हो रही है, जोशी साहब बैठे हुए हैं और मैं ये इस बात से भी सहमत होंगे कि इन दोनों के बगैर लड़ाई 2024 की समाजवादी पार्टी के लिए लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगी। क्योंकि ये वो लोग हैं और इनके साथ और भी लोग जाएंगे। यदि मैं अपने अंदर के विश्वस्त सूत्रों की बात कहूं, जिन लोगों से मैंने वार्ता हो रही है, यदि ये लोग नहीं रोके गए या ये लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से संतुष्ट नहीं हुए या इनका सम्मान की जो बात आ रही है वो वापसी की नहीं हुई, तो और कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़ेंगे। ये अखिलेश जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं समाजवादी पार्टी में जो कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास राष्ट्रीय नेतृत्व को कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं। अभी तमाम ऑडियो वगैरह वायरल हुए, इन पर मैं तो नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये एक तरीके से रणनीति होती है बात करने की। लेकिन अखिलेश जी से भी मेरी कई बार बात होती है, चुनाव से पहले भी बात हुई, चुनाव के समय में भी बात हुई। वो बिल्कुल दिल के बहुत अच्छे हैं और बातें समझते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती हैं उनके सामने कि वो निर्णय लेने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो मैं तो अपने अनुभव से यही कह पाऊंगा, कुछ लोग हैं जहां निर्णय उनके बार बार बदले जाते हैं या वो मुझे लगता है कि निर्णय वो ठीक से नहीं ले पाते। और इस बात को लेकर के कुछ उनके खास लोग हैं, मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से उनके पास सूचनाएं जाएं या ऐसी रिपोर्ट्स हैं, तमाम न्यूज़ चैनल चला भी रहे हैं कि किस तरीके से घमासान समाजवादी पार्टी में चल रहा है, परिवार में चल रहा है। यदि निश्चित तौर से वो न्यूज़ चैनल देखते होंगे और समीक्षा कर पाएंगे अखिलेश जी, तो उनके निर्णय जरूर बदलेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 2024 की लड़ाई लड़ना भाजपा से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ा करेगी, चुनौतीपूर्ण रहेगा। मेरा एक ही सवाल भुवन जी और सुनील जी आपसे रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रखर जी के पास जाना चाहूंगी। सुनील जी और भुवन जी, आपके लिए मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से हम आज की स्थिति देख रहे हैं और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में सम्मान को ठेस पहुंच रही है, इसीलिए ये नाराजगी आगे बढ़ती जा रही है। क्या कारण है, ये सवाल रहेगा। लेकिन प्रखर जी की बात सुन लेते हैं उससे पहले। देखिए, सबसे बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी के साथ ये है कि वो समीक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी 2022 के चुनाव में हार हुई तो उसकी समीक्षा होगी कि नहीं होगी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल। आप अनुभवी नेताओं से अनुभव नहीं ले रहे हैं और उन नेताओं की बात सुनते हैं जो अपना पर्चा नहीं भर पाते हैं। तो ये समस्या है और इस समस्या को जब तक समाजवादी पार्टी दूसरे पर थोपती रहेगी, बीजेपी या किसी और पार्टी पर, तब तक मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई बदलाव आने वाला है। चलिए। नहीं, प्रखर जी, जो 2022 का चुनाव हुआ और जहां शुक्वाबाद से हरिओम यादव को टिकट दी गई, जो मुलायम सिंह जी के समधी भी हैं, शिवपाल सिंह यादव के बहुत नज़दीक हैं, यदि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये क्लियर हो गया कि उनको टिकट नहीं दी जाएगी, तो ये शिवपाल सिंह यादव की भूमिका थी कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन करा के भाजपा से टिकट दिलवाई। इस बात से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व खुश नहीं था। यदि वो शिवपाल सिंह यादव कहते इस बात को लेकर के हरिओम यादव को बुला के कि कोई बात नहीं है, टिकट नहीं मिली है, तो अगली बार देखा जाएगा। कहां से बता रहे हैं, इसका मुझे कोई औचित्य नहीं नजर आता। आपको तो औचित्य इसलिए आप इसने अपने वर्ड्स को करेक्ट करें। आप गलत बातें इस पर ना फैलाइए। नहीं, मुझे इसमें कोई भूमिका नहीं थी। कोई बात नहीं है, आप इस बात से सहमत नहीं हो, कोई नहीं है, लेकिन मैं इसका चीजें मत फैलाइए। अभी लाइन पे ले लें किसी लोगों को, या आप आइए डिबेट के बाद तो हम बात करा देंगे, आपकी बात करा देंगे। ये मत कहिए। और इस बात के लिए सुनिए, अरे प्रखर जी सुनिए, अरे सुन लीजिए प्रखर जी, इस बात प्रदेश अध्यक्ष के डिसीजन सही नहीं थे। अगर आप इसको सही से डिसीजन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक डिसीजन ये इसका जवाब, मेरी बात का जवाब जोशी साहब दे देंगे।
अभी आप छोड़िए, जोशी साहब इस बात को इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये अभी जोशी साहब बताएंगे आपको कि नेतृत्व तो इस बात से खुश था, कई ऐसे निर्णय थे। तो इस बात को मानिए ना आप कि कहीं ना कहीं जब आपने समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई बात ऐसी हुई तो कम से कम जो गठबंधन का फर्ज होता है उससे आप अलग नहीं जा सकते। और दूसरी बात, जब आपको विपक्ष के रूप में जब वहां नहीं बुलाया गया विधायक दल की मीटिंग में, तो आपने लौट करके हरिओम यादव जी से बैठ के इटावा में बात की आपने। हरिओम यादव जी उस मंच पे थे, हरिओम यादव जी की शिवपाल सिंह यादव जी ने तारीफ की। तो ये जो चीजें निकल के जब आती हैं मंच पर, तो मुझे लगता है सोचना पड़ेगा उनको। देखिए, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी और नेता से कंपेयर मत करिए। हमारे नेता के पसीने और खून से इस पार्टी को सींचा है। ये पार्टी जहां आज दिख रही है वो माननीय शिवपाल यादव जी की मेहनत की देन है। तो प्रखर जी, ये तो मैंने बताया शुरू में, इसलिए गठबंधन दल से हमें प्रखर जी, ये तो मैंने, ये शुरू में आपने सुना होगा, ये तो मैंने जो आप कह रहे हैं बता ही दिया, ये तो मैंने इशारा कर ही दिया। इसमें आप कोई नई बात थोड़ी करी, ये तो मैंने भी स्वीकार किया है। अगर लेकिन गलत होंगे तो दुख होगा भाई। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, कुछ चीजें जब मन मुटाव की तरफ जाती हैं तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा इस बात के लिए अपने कार्यों की। अगर आजम खां जी गुस्सा भी हैं तो उनसे कौन मिलने गया, कौन बात करने गया, किस नेता ने बात करी? चलिए अब ये हम बता देंगे। अभी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं अरे सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए प्रखर जी, तो आप बात करेंगे। प्रखर जी सुन लेते हैं एक बार, प्रखर जी सुन लेते हैं, क्योंकि किसी ने मुझे बताया चैनल पर बोलना ठीक नहीं रहेगा। सीधे डिबेट से उठ करके आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाइएगा और कहिएगा दावे के साथ कि डॉक्टर कौशिक ये कहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, और उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। चलिए भुवन जी, छोड़िए ये सब चीजें, राजनीतिक बातें होती है, कुछ मान मर्यादाएं होती हैं। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो उसका कोई मतलब होगा। यदि आपको लगता है तो पहले आप अपने नेताओं से बात करिए। मुझे आपके दावे की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं दावे की दावा नहीं कर रहा हूं। अरे प्रभु, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कुछ चीजें ऐसी होती होंगी। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है, अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। समीक्षा वाली बात तो सुनील जी भी बोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स तो क्लियर कर ही रहे हैं ना। चलिए भुवन जी बोलिए। अभी आया आज पार्टी कोई भी आता, हमारे खुले दिल के लोग हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि समाजवादी परिवार, समाजवादी चिंतन ये कहता है कि सब हम सब एक हैं और आइए और आके उत्तर प्रदेश का विकास करिए। हम ये हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ है। ये लोग मन में कहीं ना कहीं हेट पॉलिटिक्स करते हैं और वो हेट पॉलिटिक्स इनके व्यवहार, आचार, विचार में दिखाई देता है। नफरत से प्रदेश और देश का विकास नहीं होता। और मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे सब गठबंधन के साथी बहुत मजबूती से लगे हुए हैं और मजबूती से दिखाई दे रही है। और शिवपाल जी हमारे गठबंधन के बहुत मजबूत स्तंभ है और हमारे आदरणीय चाचा जी, ये मजबूती यहाँ पर कुछ खास नहीं नजर आ रही है भुवन जी। ये डिबेट में ही साफ होता नजर आ रहा है कि गठबंधन के साथ नहीं, भुवन जी की मुस्कुराहट भी बता रही है कि बोलने के बाद मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तो देखिए, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पर तो हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, आप देखिए हार के बाद भी कोई मुस्कुरा रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी अगर हंस रहे तो इसका मतलब उसका कार्यकर्ता भी हंसता है। हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, लेकिन मुस्कुराहट तो ये जोशी साहब इस डिबेट में ये दावा कीजिए कि इस डिबेट से उठने के बाद मैं चाचा जी से बात करूंगा, उनसे मिलने में जाऊंगा और पूछूंगा कि बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। देखिए, मैं आपसे निश्चित तौर पे कहता हूँ चाचा जी का सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी, कहने से नहीं होगा ना जोशी साहब, कहने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। नहीं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, हमारे वो वयोवृद्ध है और सब उनका देखिए, हम जैसे साधक कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। यही तो अंतर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। चलिए कंचन जी की भी सुन लेते हैं। कंचन जी, आपकी टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि 2024 के चुनावों को लेकर भी एक बड़ी तैयारी दिख रही है, लेकिन सपा की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे हालांकि अभी भी मजबूती के साथ ही पेश किए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी फूट पड़ती नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बीजेपी की एक टिप्पणी लेना चाहें, इस पर क्या कुछ रहे? देखिए कोमल जी, बात ये होती है ना कि जब लोग सिर्फ अपने आप को शीर्षक को समझने लगे ना, वो चीजें नहीं बनती। क्योंकि एक पार्टी होती है और पार्टी में बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है जो हर एक चीजों को संभालते हैं। लेकिन अखिलेश जी क्या चाहते हैं, वो सब कुछ संभालना चाहते हैं, पूरा
जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक पार्टी का नेतृत्व होता है, एक पार्टी की योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं। आप सब करना चाहते हैं और किसी को कोई सम्मान नहीं देना चाहते, बस उनसे फायदा लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप उन्हें नुकसान दे सकते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आपको भी, जो आप मलाई खाना चाहते हैं, जो आप फायदा लेना चाहते हैं, जो आप पदों पर केवल आके बैठना चाहते हैं, आपको उनको भी अधिकार देना पड़ेगा। केवल चाचा जी को आप इसलिए ढूंढ लेंगे कि नहीं, चाचा जी की पार्टी हमारे साथ जुड़ेगी तो उनका वोटर जो है वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद आप हार जाते हैं तो फिर आप चाचा जी को कुछ समझते ही नहीं। आपने चाचा जी का सम्मान इसलिए कर दिया क्योंकि उनकी जरूरत थी उस समय पर, इसके बाद फिर आपने निकाल के मक्खी की तरफ देख दिया। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे पार्टियां नहीं चलती है। तो बिल्कुल निजी तौर पर स्वार्थ की चीजें हो गई, और स्वार्थ की चीजें कभी आपको राजनीति में नहीं चौंका सकती। तो कंचन जी, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कंचन जी, इसका फायदा आपको मिलेगा कि घर में कहीं फूट है, पार्टी में कहीं चल रहा है, तो इसका फायदा बीजेपी को जाएगा, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए आपको। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ठीक है, हमें जो फायदा हम अपनी नीतियों के अनुसार फायदा ले लेंगे, बाकी ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, अगर वो चैन से सुख से रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कम से कम परिवार में तो फूट मत डालिए, बाकी हम अपनी नीतियों के अनुसार अपना फायदा उत्तर प्रदेश में ले लेंगे। नहीं, मेरी अभी 2 दिन पहले विनय कटियार जी से बात हुई थी, कंचन द्विवेदी जी बड़ा दुखी है वो, उनको बीजेपी बिल्कुल नहीं पूछ रही, और भाजपा के तमाम ऐसे लोग हैं, नेता हैं, जो जिनको बीजेपी में पहुंचाने में बड़ा योगदान था, वो बेचारे साइडलाइन कर दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है सुनील सर, ऐसी बात नहीं होती कि कोई भी साइडलाइन हो जाए। हमारे यहाँ पर कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं चाहता कि हम ये अकेले केवल नेता बने, क्योंकि जो हमारा संगठन चाहता है, जो हमारे संगठन के बड़े लोग कहते हैं, वही उस पदों पर बैठता है जिसके वो हकदार। बाकी हमारे यहाँ सारी चीजें नॉलेज के तहत होती है, जिसका अनुभव होता है उसी को वहाँ बिठाला जाता है। ऐसा नहीं कि आपको मुख्यमंत्री का कोई नॉलेज नहीं है, आपको सीधा उठा करके बिठा दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप नेता के बेटे हैं। ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। तो ये तो पारिवारिक लोगों की चीजें हैं, बाकी हमारे यहाँ जो योग है उससे वही अधिकार मिलता है, वही पद मिलता है। चलो भुवन जी, मेरा सवाल आपसे नाराजगी को लेकर कि आखिर ऐसे क्या कारण है जो बैक टू बैक ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, हर कार्यकर्ता नेता नाराज होता चला जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं हमको दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि षड्यंत्रकारियों की पार्टी है, और लगातार ये तो आप बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ, ये अंग्रेजों के मुखबिर लोग हैं, और ये तो इनकी परंपरा है, ये इस तरह की राजनीति करते हैं। हम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, किसान, मजदूर, युवा, इनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इनका इतिहास भी ऐसा है, इनकी संस्कृति भी ऐसी है, इनकी सोच भी ऐसी है। बोलिए कंचन जी। ये क्या है, अंग्रेजों के मुखबिर है वगैरह वगैरह, ये कहाँ की बात है? ये मुझे बिल्कुल भी सहमत नहीं है मैं इससे, और बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा जिस प्रकार से बहुत जोशी जी बोल रहे हैं। अगर मैंने आपके ऊपर इस तरीके से बोलना शुरू किया ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, और आजम खान से लेकर के जाने कहाँ पहुंचा दिए जाएंगे। तो ऐसी इस टाइप की टिप्पणियां ना करें, क्योंकि अभी आज आपकी पार्टी की बात है, और मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे पार्टी के लिए इस तरीके के बयान ना ही बोले तो अच्छा होगा। सुनील जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, जितना जो जवाब दिया भुवन जी ने, कितना सहमत लग रहे हैं कि नाराजगी को लेकर बैक टू बैक हम देख ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जो फूट पड़ रही है वो कम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और उल्टा ये फूट और जगह बढ़ती जा रही है। जहां आजम खान को लेकर लगातार ये कहा जाता था कि कितने कद्दावर नेता आज भी जाने जाते हैं, उनकी राजनीति, उनकी इमेज एक अलग ही है, लेकिन फिर भी अब ये नाराजगी सामने आ रही है और उनके मीडिया प्रभारी के बयान, लेकिन बीजेपी को बीच में रखा जा रहा है कि वो जिम्मेदार है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं फिर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी को इस बात की समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हर राजनीतिक दल जब सत्ता में पहुंचता है तो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल के साथ तमाम चीज़ें जो होती हैं वो राजनीतिक चीज़ें हैं, वो होनी भी चाहिए, लेकिन उनका संगठन का ये दायित्व बनता है कि उनको कैसे लड़ा जाए, उन समस्याओं से कैसे समाधान निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव जी के खिलाफ कुछ जांचें नहीं चल रही हैं, आजम खान के खिलाफ तमाम मुकदमे हैं। अखिलेश जी जब सत्ता से हटे थे तो उनके खिलाफ भी आरोप थे कि तमाम खनन के पट्टे मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्काल दिए गए थे, उसमें से 4-5 IAS के नाम भी आए थे। ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या पार्टी उन लोगों के साथ है कि नहीं? क्या वो लड़ाई उन लोगों के साथ लड़ रही है पार्टी कि नहीं लड़ रही है? ये थोड़ा सा मायने रखता है। दूसरा, मैं जोशी साहब की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो भाजपा के बारे में टिप्पणी की है कि अंग्रेजों की सोच और ये सब चीज़ें नहीं है। जब सत्ता सौंपती है जनता और जनता उनके विचारों से सहमत है, आप भी सत्ता में कई बार इस प्रदेश में रहे हैं,
जब जन समर्थन उनके साथ होता है और सत्ता में पहुंचाता है तो निश्चित तौर से मानिए कि जनता का समर्थन का सम्मान हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। और ये हमारे देश की बड़ा खूबसूरती है। अन्य आसपास के देशों में आप देखिए क्या माहौल बिगड़ा हुआ है। यदि कोई 100 वोट से 50 वोट से या 2 वोट से भी हारता है तो उसको बड़ा सहज स्वीकार किया जाता है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। दूसरे देशों में तो तख्ता पलट हो जाते हैं, तमाम सड़कों पर लोग निकल आते हैं। लेकिन जहां मुझे लगता है कि विचारधारा की बात है, जो विचारधारा कहीं ना कहीं अखिलेश जी को यह समझना पड़ेगा कि जो लोग फाउंडर मेंबर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, उनकी भूमिका ये रही है, उनको कम से कम समझने का एक बार व्यक्तिगत बैठने का प्रयास करना चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं, मुझे लगता है कोई ईगो प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई बात होती है, तो मुझे लगता है कि जोशी जैसे तमाम लोग उनकी पार्टी में हैं, उनको अपना दूत बना के भेज सकते हैं उनके पास कि आखिर में वो चाहते क्या हैं। खुल के बात तो हो कि कभी कभी क्या होती है कि जब आमने सामने बैठते हैं तो ईगो प्रॉब्लम टकरा जाती है। बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब वो मुख्यमंत्री थे और जो अंत में एक वीडियो आपने देखा होगा 2017 में जब आया और एक मुख्यमंत्री को इस प्रदेश ने असहाय देखा कि मंत्रियों की नियुक्ति में, प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति में किस तरीके से उनके हाथ बांध दिए गए थे, तो ये बिल्कुल सच बात है। कुछ लोग सत्ता चला रहे थे। ये अखिलेश जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि उस समय जो चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई थी उसमें से एक तो मेरे भी मित्र थे, और जब ऑफ कैमरा जब बात होती थी तो वो स्वीकार करते थे इस बात को। तो ये उसमें आजम खान साहब भी थे, शिवपाल यादव जी भी थे, राम गोपाल जी भी थे, और तमाम ऐसे नेता थे जहाँ सत्ता का केंद्र बने हुए थे। और पार्टी जब ही चलती है जब एक नेतृत्व होता है। जब कई जगह सत्ता का केंद्र बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और ये उन्होंने महसूस भी की होगी। और इसी का उनके हिसाब से मुझे लगता है कि एक नजरिया है कि यदि मैं स्वयंभू रहूंगा, सारी चीजें मेरे कमांड में रहेंगी, तो आगे जाके जब भी सत्ता मिलेगी तो एक अलग उसका संदेश जाएगा। ये अखिलेश जी की सोच हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी अखिलेश जी को समझना पड़ेगा इस बात को कि ये सारे लोग उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां मुझे लगता है कि एक अंतिम पड़ाव होता है, और राजनीति उन्होंने की है, राजनीति को समझा है, कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को उन्होंने समझा है। तो निश्चित तौर से यदि वो सत्ता के केंद्र में नहीं भी रहें, यदि वो पार्टी के साथ रहते हैं, तो पार्टी को निश्चित तौर से उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पार्टी को ही फायदा मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे बीजेपी में भी हुआ है, मुरली मनोहर जोशी रहे हों, आडवाणी जी रहे हों, या मैंने अभी विनय कटियार जी का नाम गिनाया, तमाम ऐसे दर्जनों नेता हैं जो बिल्कुल साइडलाइन किए गए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि यदि आडवाणी जी को अलग किया गया तो देश का, मेरी समीक्षा ये कहती है कि देश का पहला व्यक्ति मैं मानूंगा इस देश के इतिहास में कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री उनके बर्थडे पे जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। जो देश के सबसे शीर्षस्थ नेतृत्व पे बैठे हुए हैं, यदि वो भी जाकर के आशीर्वाद लेते हैं तो एक बहुत बड़ा सम्मान की बात होती है। यदि मुझे लगता है कि अखिलेश जी इस बात को माने, चाहे आजम खान चाहे शिवपाल सत्ता के केंद्र में न रहें, लेकिन वो एक सम्मान के हकदार हैं। बिल्कुल। और उन सम्मान उनको मिलना चाहिए, और एक कूटनीतिक तरीके से मैं कह रहा हूं, राजनीतिक तरीके से नहीं, कूटनीतिक तरीके से। जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कूटनीतिक तरीके से अलग किया गया सम्मान के साथ, मेरा तो सिर्फ यही मशवरा होगा समाजवादी पार्टी को कि कूटनीतिक तरीके से इनको स्थापित किया जा सकता है, इनकी राय ली जा सकती है, इनको अलग किया जा सकता है। लेकिन एक प्रतिद्वंदता और राजनीतिक रूप में इनको अलग करेंगे तो निश्चित तौर से कहिए कि समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा। भुवन जी बोलिए, क्या कहिएगा? देखिए, हमें तो केवल उत्तर प्रदेश की जो महान जनता ने जो विपक्ष की भूमिका दी है, मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है, उसका निर्भर कर रहा है। और हमारी लड़ाई किसे नहीं है, हमारी लड़ाई है किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार। और जो यहाँ पर आपने देखा होगा जो परीक्षा लीक हो गई और एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया, वो हमारी आपकी सबकी बेटी है। ऐसी जो घटनाएं घट रही है, हृदय टूट जाता है। तो ऐसी घटनाएं ना हो, हम सरकार को चेताने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यही लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी। ये लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन आखिर वो समीक्षा कब होगी है कि ये नाराजगी ना हो दोबारा, क्योंकि ये अभी खत्म ही नहीं हो रही है।
निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जो चुनाव का परिणाम आया उसके बाद संगठन स्तर पर बैठक और उसके बाद उसके जो परिणाम आए हैं उसके बाद समीक्षा पार्टी ने करी है। और निश्चित तौर पे जब आप देख रहे होंगे किस तरह के तेवर समाजवादी पार्टी के आपको सदन में दिखाई दे और सड़कों में भी अब दिखाई देंगे। बिल्कुल नजर आने भी चाहिए, लेकिन ये गठबंधन को लेकर जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे थे कि 2024 का चुनाव जो है हम इसी तरह से लड़ेंगे और बहुत ज्यादा और भी मजबूती नजर आएगी, लेकिन वो मजबूती यहाँ पर कम पड़ती नजर आ रही है क्योंकि प्रसपा प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। आप चाहें इनसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि नाराजगी तो इनके भी टिप्पणियों से साफ झलक रही है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी इस बात के पर्याय बन चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि सबका सम्मान, एक साधारण कार्यकर्ता, हम जैसे साधारण कार्यकर्ता का भी उनका सम्मान करते हैं, तो हम नहीं समझते कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी अगर सम्मान की पराकाष्ठा पे है, उनको अगर आपकी मिल लीजिए तो इतने हृदय से वो आपसे मिलते हैं, ये बात हमारे विपक्षी नहीं जानते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में इस तरह का कहना कि वो मान सम्मान नहीं करते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको मान सम्मान देने का काम करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की महान जनता की और समाजवादी आंदोलन की गति देने में वो रात दिन लगे हुए। चलिए प्रखर जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? जी, मैं यही कहता हूं कि अभी भी एक समीक्षा के दौर में नहीं है। इनको समीक्षा करनी चाहिए, हार की समीक्षा करनी चाहिए, अपने एक्शंस की समीक्षा करना चाहिए और किस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा रही है और वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। 2024 के इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से गठबंधन को लेकर दावे किए जा रहे हैं, क्या प्रसपा इस तरह से साथ रहेगी? देखिए, हम क्या करेंगे आने वाले समय में ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देंगे और आपके मीडिया के माध्यम से ही बताएंगे। रही बात 2024 की, तो अभी समय है, अभी कुछ दिनों में एमएलसी चुनाव का भी रिजल्ट आने वाला है, तो जब समय आएगा तो समय अनुसार हम बताएंगे क्या करने वाले हैं। सुनील जी, हर चीज समय पर छोड़ देना, हर चीज अध्यक्ष जी बताएंगे, कुछ ठीक सा मामला नहीं नजर आ रहा है। 2024 को लेकर जो सपने देखे जा रहे हैं वो कुछ हद तक बिखरते हुए से नजर आ रहे हैं। देखो कोमल, ये सब चीज़ें जो जवाब दिए जाते हैं वो इस वजह से दिए जाते हैं, जहाँ तक मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या इनके वरिष्ठ नेता हों, कोई भी पार्टी हो सकती है, मैं केवल प्रसपा को लेकर नहीं कह रहा हूँ, जब आप उनके साथ टाइम टू टाइम मीटिंग नहीं हो पा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, समस्याओं पर चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं, बैठ करके चर्चाएं नहीं होती हैं, तब ऐसे जवाब पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में निकल के आते हैं या वो बहुत दूर हैं पार्टी से। तो ये मुझे लगता है कि ये जो जवाब प्रखर जी दे रहे हैं या जोशी साहब जी ने जो कहा या जो कंचन जी जो कह रही हैं, ये एक इसी का एक परिणाम है कि जो पार्टियों में मीटिंग होती है, मुझे लगता है जो समीक्षाएं होती हैं, उन समीक्षाओं में चर्चा प्रचर्चा होना बहुत आवश्यक है और जो आपके पार्टी का पक्ष रखते हैं, मुझे लगता है कि कम से कम उनको तो इशारा होना ही चाहिए। ये केवल आप भागने जैसी बातें होती है तो हर कोई व्यक्ति भी कह देगा कि आगे जाकर के देखा जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी बताएंगे वो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्या वास्तव में प्रसपा के सामने 2-3 सामने चैलेंज हैं। भाजपा में जाएंगे क्या, भाजपा में नहीं जाएंगे तो क्या प्रसपा को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, यदि प्रसपा को मजबूत नहीं करेंगे तो क्या समाजवादी पार्टी में रहते हुए जैसे जितिन अग्रवाल जी के साथ जो समाजवादी पार्टी ने किया, क्या वो उस खेमे में जाएंगे कि विधानसभा उपाध्यक्ष बनकर के समाजवादी पार्टी खेमे से एक जो राजनीति कूटनीतिक तरीके से होती है उसका हिस्सा बनेंगे? ये कई चीजें, ये निर्णय प्रसपा को करना है कि वास्तव में चौथा भी आ सकता है, क्या प्रसपा भाजपा में विलय करेगी क्या या नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं कहेंगे क्लियर कर नहीं, हमको दमदारी से प्रसपा को चलाना है, संगठन को मजबूत करना है, जल्दी से जो समीक्षा होगी उसको हम करेंगे, संगठन में कहाँ गलती हो गई है, कहाँ संगठन हमारा भी अधूरा पड़ा उसको देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बात कर रहे हैं। अब आप कोई सवाल करें, देखेंगे भविष्य में देखेंगे क्या होगा, ये नहीं, ये सवाल घुमाने वाले, जवाब घुमाने वाले होते हैं। यदि प्रसपा को चलाना है, प्रसपा को मजबूत करना है, तो वास्तव में दनादन मुझे लगता है यादव जी को एक दौरा प्रदेश का करना चाहिए, एक बैठ के रणनीति बनानी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरी बात मुझे लगता है कि जहां प्रवक्ता जो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उन पार्टी का जो प्रवक्ता पक्ष रखेंगे उनके सामने एक योजना के तहत, क्योंकि ऐसा तो मीडिया का जमाना तो है नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना भी है, तमाम सवाल उठते हैं, तो उन सवालों का जवाब आप कैसे देंगे, आप मीडिया का कैसे आप सामना करेंगे।
चैनल पे जब आपके प्रवक्ता बैठेंगे तो जब एंकर पूछेगा या कोई वरिष्ठ पत्रकार पूछेगा, उनका जवाब आप कैसे देंगे? केवल ये कह देंगे कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है या आप गलत कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक समीक्षा की जरूरत है यहाँ पर। चाहे प्रसपा की तरफ से इस तरह के जब बयान आ रहे हैं तो प्रसपा को भी एक विचार करने की आवश्यकता है, और सपा समाजवादी पार्टी में तो समीक्षा की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो समाजवादी पार्टी में जो फूट पड़ी है, किस तरह से ये फूट खत्म होगी? अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। क्या ये अकेलापन आगे इसी तरह से जारी रहेगा या फिर समीक्षा कर इन दूरियों को कम कर लिया जाएगा? तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।